So now in previous lecture we have started with the unit 2. So I think यहाँ तक हमने complete किया है, right? Utility computing we have seen in the previous session. याद है आपको? Cloud computing के previous names we can say. Grid computing and utility computing याद है? Yes, right. So अभी इस chapter में देखिए, पहले तो मैं आपको syllabus दिखाती हूँ so that कहाँ तक है हमको आपको पता चल जाएगा. So we have covered इस syllabus से यहाँ पे दूसरा क्या है, replace हो गया है. Okay, so this point, regulatory compliance. Okay, so this point comes under the issues. ठीक है, issues और security दोनों में आता है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि issues क्या क्या आ सकते हैं एंड उसका solution क्या होता है, कोई भी इसमें, not only in cloud computing. ठीक है, कोई भी सिस्टम हो आपका, इवन आप सिंपल एजुकेशन सिस्टम भी कंसिडर करोगे, मैनुअल सिस्टम आई एम से, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, आप यूटिलिटी कंप्यूटिंग हमने देखा, ग्रिड कंप्यूटिंग हमने देखा, उसके प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो एचपीसी है वो भी हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमने देखा. ये क्या है, ये एक्चुअली मिक्स नहीं करना चाहिए, मिक्स करना भी नहीं है, वो दूसरा ही पार्ट है. तो आपके सिलेबस में वो एक साथ आया इसलिए वहाँ पे नंबरिंग वैसे दिया है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली 3, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस 3. ये सेपरेट ही पॉइंट है. ठीक है, तो ये 3 नहीं है यहाँ पे. सो रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड देन उसके बाद है इश्यूज. इश्यूज भी सब नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इश्यूज है, बट आई विल ऐड सम एक्स्ट्रा इश्यूज आल्सो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. अब रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है, सबसे पहले कंप्लायंस क्या है ये वर्ड सुनते हैं. देखिए, एजुकेशन सिस्टम होता है, तो एजुकेशन सिस्टम में सिक्योरिटी होता है. ठीक है, हम जब क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम जब लेते हैं तो क्लाउड में हमें क्या सर्विस मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये हम देखते हैं. प्रोडक्ट तो एक ऑफ कोर्स है कि सॉफ्टवेयर, लेकिन वो हमें कम्प्लीटली नहीं मिलता है, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, इसलिए इसको सर्विसेज बोलते हैं. ओके, कहीं भी आपको ना दो पार्ट मिलता है, कोई भी चीज कहीं पे भी आप पे करते हो, ओके, तो आपको दो पार्ट मिलते हैं, दो मतलब दो में से एक पार्ट मिलता है. एक होता है आपका सर्विस और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आप क्लॉथ खरीदने जाते हो तो आपको वो क्लॉथ मिलता है, दैट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हो, वो भी प्रोडक्ट है. एंड जब आपने ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया है उसके बाद आप क्या करते हो, या फिर क्लॉथ है आपको सपोज फिट नहीं हो रहा है तो आप टेलर के पास जाते हो. इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, गीजर है, वो चल नहीं रहा है, कुछ दिनों के बाद वो चल नहीं रहा है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है. एंड वी कॉल टू द रिस्पेक्टिव पर्सन. वो पर्सन आके क्या करता है, आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने लिया है उसको रिपेयर करके देता है. वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, तो उसको रिपेयर करके देता है, दैट मीन्स ही इज गिविंग दी सर्विस. सो एवरीवेयर कोई भी टाइप का इंडस्ट्री आप कंसिडर करोगे, कोई भी टाइप का शॉप आप कंसिडर करोगे तो आपको वहाँ पे दो चीजें मिलते होते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस. हमारे आईटी इंडस्ट्री में भी ऐसा है. जब आप आईटी इंडस्ट्री में काम करोगे, या तो आप प्रोडक्ट दोगे क्लाइंट को, जब आप कंपनी में काम करोगे, या तो आप प्रोडक्ट दोगे, दैट मीन सॉफ्टवेयर बना के दोगे. ऐप है तो भी वो सॉफ्टवेयर ही है, इन शॉर्ट एप्लीकेशन बोलो ऐप बोलो, वो सिर्फ बोलने के लिए है, बट इट इज नथिंग बट सिंपली इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ सॉफ्टवेयर. या फिर हार्डवेयर देते हो आप, अगर हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप जैसे कि आईबीएम कंपनी में काम किया लेकिन आपने सॉफ्टवेयर का काम नहीं ले रहे, आप जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस पे काम कर रहे थे, उसको मॉडिफाई करने का या फिर उसको प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहे हैं, वो आप क्लाइंट को देते हो. जैसे हम लैपटॉप वगैरह लेते हैं, लैपटॉप लेने के बाद हम सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट हो गया. सॉफ्टवेयर भी लिया मैंने, हार्डवेयर भी लिया है, तो मैंने प्रोडक्ट लिया. लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मेरे इसमें मैं कैफे एंटीवायरस इंस्टॉल किया है. ओके, इंस्टॉल करने के बाद उसके अपडेट्स मिलते हैं. वो अपडेट क्या करेगा, वो जो मेरा मशीन है उसको रेगुलरली चेक करेगा एंड उसको स्कैन करेगा और मुझे बताएगा कि इसमें इतने इतने वायरस है. दैट मीन्स आई एम गेटिंग द सर्विस. सो आइदर यू विल गेट द प्रोडक्ट और यू विल गेट द सर्विस. अब जब ये सर्विस मिलता है, इवन जैसे मैंने कॉलेज का एग्जांपल दिया, कॉलेज में भी क्या मिलता है आपको, डिग्री मिलता है, दैट मीन्स यू गेट द सर्विस. ठीक है, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है बट यू गेट द सर्विस, यू आर पेइंग द फीस एंड यू आर गेटिंग द सर्विस. सर्विस मतलब क्या है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है. डिग्री का सर्टिफिकेट एक छोटा प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट. वी एक्चुअली कम फॉर द नॉलेज, वी आर लर्निंग समथिंग एंड उसका एक प्रूफ होता है, एक आपका सर्टिफिकेट. सो वी आर गेटिंग दी सर्विसेज. एंड ये सर्विसेज मिलने के बाद अब यहाँ पे कंप्लायंस की बात कहाँ पे आती है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कंप्लायंस की बात कहाँ पे आती है.
तो कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में मैक कमिटी आता है, AICT कमिटी आता है, UGC कमिटी आता है, या फिर कोई भी दूसरा कमिटी, बहुत सारे कंपनीज कमिटीज आते हैं। इवन ISO भी हमें लेते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस लेते हैं ISO का भी, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो ISO का सर्टिफिकेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो भी लेते हैं। अब ये कमिटी क्यों ज़रूरी है? कमिटी के बिना कुछ काम नहीं चलता है, कि ये काम चलता है। और हम भी देखते हैं कि यहाँ पे नैक का A ग्रेड है, UGC का रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, AICT ने अप्रूव किया है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। तो ये रैंकिंग देने के बाद क्या पता चलता है हमें? सबसे पहले अगर A और B ग्रेड, अच्छे दो कॉलेज के ऑप्शंस आपके पास है, जैसे आप जब आप MCA करोगे या फिर MCA इन साइबर सिक्योरिटी वगैरह करोगे, तो आपको इसे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सारा, और आपको सारी चीज़ें पसंद आई दोनों कॉलेजेस में, तो आप ऐसा कॉलेज चूज करोगे जिसको A ग्रेड है। क्योंकि जहाँ जैसे ही हम बोलते हैं A ग्रेड है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा जो सर्विस है वो अच्छी मिल रही है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा है, इसलिए तो उसको A ग्रेड मिला है। अब ये A ग्रेड कैसे मिलता है? ये कंपनी जो आती है विजिट के लिए आते हैं, और ये सिंपली चेक करते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो सबसे पहले एज पर नॉर्म्स चल रहा है कि नहीं। दैट मीन्स हमारा जितना लेक्चर्स है उतना लेक्चर्स हो रहा है कि नहीं, जो बच्चों को मटेरियल मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं, उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस है कि नहीं। ओके, जस्ट मैं कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो उसके बाद आप जितना फीस भरा है उतना उस मतलब वो फीस जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम भी नहीं हो, कम है तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या मिलता है अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स एंड दिस? प्लेसमेंट सबको मिलता है, प्लेसमेंट असिस्टेंट एटलीस्ट सबको मिलता है कि नहीं, आजकल ये बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप आजकल ये कंपलसरी है, देखा जाता है कि इंटर्नशिप, क्योंकि वो कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। इवन इफ दे आर नॉट गेटिंग इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो ये देखने के बाद अगर सब अप्रोप्रिएट है, सब अच्छा है, तो हमें वो रैंकिंग देते हैं कि अगर मतलब हमने 100% नहीं, 110% अचीव किया तो डेफिनेटली हमें A ग्रेड या फिर A+ ग्रेड मिलता है। कुछ पाँच चीज़ें हमने अचीव नहीं की है, कुछ चीज़ें बाकी है, कम पड़ रहा है, तो B ग्रेड मिल सकता है। बहुत कम चीज़ें की है बट जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया है, तो C ग्रेड है। मिनिमम स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं किया है तो D ग्रेड है, मतलब फेल है। ऐसा हर एक इंडस्ट्री में होता है। फूड इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे FSSAI का सर्टिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाओगे, मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो ISI का सर्टिफिकेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, एंड वो सिर्फ चेक करते हैं कि हमारा अप्रोप्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये विजिट को बोलते हैं कंप्लायंस। ठीक है, इस शॉर्ट में मैंने बताया कि कंप्लायंस एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब क्या है? यहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग हमें जब सर्विस देता है, तो मैंने एक लास्ट टाइम आपको एक वर्ड बताया था कि वर्ड बताया था, आपको बताया था कि कौन सा वर्ड है। आप हमेशा ये याद रखो, ये वर्ड है, SLA बोलते हैं इसको। ठीक है, SLA का मतलब होता है सर्विस। ये सर्विस कौन सा टाइप का सर्विस हम ले रहे हो? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस का मतलब होता है, हमने अगर प्लेटफॉर्म का सर्विस लिया है, हमने सॉफ्टवेयर का सर्विस लिया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विस लिया है, उसके हिसाब से हमें कुछ एग्रीमेंट, जैसे दो कंपनी है, दो पर्सनस है, उनके बीच कुछ एग्रीमेंट होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो हमें भी जब हम क्लाउड का सर्विस लेते हैं, ठीक है, जब आप क्लाउड का जब आप खुद का कंपनी स्टेब्लिश करोगे, you have very less amount and you have decided that I want to establish a company with let's say 10 people and mobile app development का मुझे कंपनी शुरू करने, बहुत इजी होता है, it's not difficult but you need to learn that like how to set up the infrastructure and all। ठीक है, तो वो अगर आपने AWS का सर्विस लिया मान लीजिए, तो वो लेने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, उसका मेंटेनेंस कैसे मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ मशीन मिलेगा, कुछ हार्डवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, कुछ रिसोर्सेस मिलेगा। वो रिसोर्सेस आपको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका कॉस्टिंग कैसे होगा, उसका बिलिंग कैसे होगा। बिलिंग वर्ड होता है वहाँ पे, सिंपली आपका जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे बिलिंग ही आता है, वो बिलिंग कैसे होगा। बिलिंग होने के बाद फिर आपको जो सर्विस है वो एग्जैक्टली कैसे दिया जाएगा। ठीक है, और ये सर्विस में मतलब ये दिया है कि नहीं, ये कैसे और कौन चेक करता है, इसका भी डिटेल्स उसमें दिया रहता है, तो उसको बोलते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है,
जैसे कॉलेजेस में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कंपनीज आके अलग अलग कमिटीज आके चेक करते हैं। वो कमिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कमिटी होता है। जैसे नैक इज ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ लोग आते हैं, सारे लोग नहीं आ सकते, तो कुछ लोग हमारे कॉलेज में आएंगे, कुछ लोग आपके कॉलेज में आएंगे, कुछ लोग XYZ यूनिवर्सिटी में जाएंगे एट द सेम टाइम, या फिर अलग अलग जो उनका शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से वो हर एक इसमें विजिट करते हैं। तो ये विजिट करने के बाद वो चेक करते हैं कि उनका जो है वो अप्रोप्रिएट हुआ है कि नहीं। इन द सेम वे जब हम भी कोई एग्रीमेंट करते हैं क्लाउड वेंडर के साथ, क्लाउड वेंडर जैसे AWS है, IBM है, दिस आर द क्लाउड वेंडर्स, उनसे अगर हम क्लाउड का सर्विस ले रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्लाउड वेंडर। AWS दूसरे भी इसमें वर्किंग है, गूगल दूसरे भी इसमें है, ठीक है, लेकिन अगर हम क्लाउड का सर्विस ले रहे हैं तो क्लाउड वेंडर बोल सकते हैं उसको। एंड इफ वी आर टेकिंग अ सर्विस, तो हमारे बीच में मतलब जो दो पार्टी रहेगा उसके बीच में वो एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट में बताया जाता है कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या सर्विस मिलेगा और उसका कंप्लायंस कैसे होगा, एंड अंडर विच एक्ट दे आर गिविंग दिस सर्विस। अब यहाँ पे बात आती है एक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट ही क्यों है, देखो जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है, या फिर आपका कॉलेज है, ये जैसे मैं प्रीवियस कॉलेज में थी तो वो कॉलेज एक पुणे यूनिवर्सिटी है पुणे का, तो वहाँ पे अफिलेटेड था। तो वो चेक क्या करते थे, जैसे मैं इंदिरा कॉलेज में थी तो इंदिरा कॉलेज इज अफिलेटेड टू पुणे यूनिवर्सिटी। सो पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, तो वो कॉलेज दैट मीन्स इंदिरा कॉलेज इज फॉलोइंग दैट रूल्स और तो उनके जो पुणे यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली उनका काम हो रहा है कि नहीं, वो सब स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे। अगर वो मेंटेन हो रहा है, सब स्टैंडर्ड्स है, तो सबसे पहले तो वो C ग्रेड देंगे। उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा हम कर रहे हैं तो B ग्रेड मिलेगा, और बहुत ही एक्सलेंट हम वर्क कर रहे हैं तो हमें A ग्रेड भी मिल सकता है। सो दे चेक अकॉर्डिंग टू द पुणे यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ उनके पास रूल बुक है, ठीक है। एंड AICTE क्या चेक करेगा, UGC के हिसाब से चेक करेगा। IOC उनके खुद के रूल्स होते हैं कि उनका फॉर्मेट भी अलग होता है, UGC से थोड़ा सा हटके होता है, बट बेस्ड ऑन द UGC ओनली। तो UGC इज द बेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो रूल फॉलो करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं। जैसे सिम्बायोसिस, आपने नाम सुना होगा, तो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो है प्रॉपर यूनिवर्सिटी, इसलिए वो UGC बेस्ड यूनिट है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो UGC का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन उनके रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़े से हाई है, इसलिए वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग उनको मिला है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से चेक करते हैं। बट यहाँ पे क्लाउड कंपनी के जो कंप्लायंस होंगे, मतलब जो रेगुलर विजिट्स होगा, ओके, बाय रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा होता है, बेसिकली इट इज लॉ, ये लॉ का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, किसी भी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से वो विजिट होता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। और जब भी एग्रीमेंट आता है तब लॉ के लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और वो ही लोग एक्चुअली काम करते हैं, ठीक है। मान लो कि दो लोग, कंपनी का जो एग्रीमेंट रहता है ना, जो हम बोलते हैं कि कंपनी लॉ करके एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स वाले लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है कि ये दो कंपनी के बीच में, दो पर्सनस के बीच में कैसे एग्रीमेंट सेट होता है, दो या फिर ज़्यादा पार्टनरशिप वगैरह है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं, अगर आता है तो वो कैसे रिजॉल्व करे, और वो मतलब जो एग्रीमेंट है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे CA होते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल चेक करने के लिए, जैसे ये लॉयर्स को क्या क्या करते हैं, सारा ही प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रूल होता है कि नहीं। कौन सा रूल, जो आपने SLA में लिखा है, इनके पास खुद का रूल नहीं है। SLA में जो लिखा रहेगा, जैसे AWS है, तो AWS कुछ और चीज़ों पे एग्री हुआ होगा, AWS और मैं, IBM है तो IBM कुछ और चीज़ें पे एग्री हुआ होगा। सपोज मैंने दोनों जगह से लिया, एक मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरा दूसरा है, तो मेरे पास सपोज दो क्लाउड वेंडर है, तो दोनों का सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेम नहीं हो सकता है, दो वी आर टेकिंग द सेम सर्विस, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी क्लाउड वेंडर, then yeah, it depends on the cloud vendor as well as the customer type of type of service, then आपका बिलिंग कैसे हो रहा है, आपने क्या टाइप का और किस लेवल तक सर्विस लिया है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है, लेकिन उसमें अगर हमने X नाम का सॉफ्टवेयर लिया तो उसका बिलिंग अलग हो सकता है, Y नाम का लिया तो उसका बिलिंग अलग हो सकता है। लाइकवाइज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज ऑफ कोर्स द डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, ठीक है, इसलिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, नहीं तो वो फॉर्मेट मैं आपको दिखाती। सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज नथिंग बट लाइक अ MOU बिटवीन टू कंपनीज, ठीक है, टू कंपनीज। अब यहाँ पे दो कंपनी है, ही हो सकता है, ऐसे नहीं, कस्टमर भी हो सकता है, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देन मेरा कंपनी होगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेती हूँ तो मैं एक पर्सन भी हो सकती हूँ, मतलब एज अ कस्टमर, सिंगल कस्टमर, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेती हूँ तो एज अ सिंगल कस्टमर, तो कस्टमर एंड क्लाउड वेंडर, ऐसा ही एग्रीमेंट होता है। सो इट इज लाइक अ सिंपल डॉक्यूमेंट, and the list of rules will be there, what we can do, what we can't do,
बिलिंग कैसे होगा, कितना लेवल तक हम ले रहे, कितना फ्री वाला सर्विस है, कितना पेड सर्विसेज है, एवरीथिंग विल बी रिटर्न इन दैट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कौन से एक्ट के हिसाब से ये चेक कर सकते हैं, मतलब उनके पास भी कुछ बेस होना चाहिए ना, ये लॉयर्स कैसे चेक करेंगे। तो ये जो लॉ होता है, ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजीसी इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर पुणे यूनिवर्सिटी ने खुद के रूल्स बनाए, हर एक यूनिवर्सिटी बना सकती है, हमारा भी यूनिवर्सिटी है तो हमारे भी खुद के रूल्स हैं, सिंबसिस यूनिवर्सिटी उनके खुद के रूल्स हैं, तो XYZ यूनिवर्सिटी उनके खुद के रूल्स होते हैं, तो मतलब यूजीसी को ही फॉलो करते हैं, बट यूजीसी में प्लस समथिंग, यूजीसी ने क्या सेट किया, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो जैसे ये जो एक्ट है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये एक्ट है, कायदा है, ठीक है, उसको बोलते हैं GDPR, हमेशा ये टर्म याद रखिए। एज अ क्लाउड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग स्टूडेंट ऐसे ही नहीं, जनरल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर बेसिकली फॉर साइबर अटैक। ओके, साइबर अटैक डजंट मीन कि मतलब सिंपल वाले या फिर जो आपका साइबर फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के फ्रॉड्स होते हैं। इवन इफ वी आर स्टीलिंग द डेटा, क्या किसी का डेटा हम ले रहे हैं, भले हम कोई फाइनेंशियल हार्म नहीं कर रहे, तो भी वो इस एक्ट के हिसाब से मतलब एथिकल प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। सो कभी आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट दिस एक्ट इज। सो दिस एक्ट इज बेसिकली यूरोपियन, इट इज अंडर यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन जितना भी कंट्रीज है उन सबको ये एप्लीकेबल होता है। एंड दिस एक्ट स्पेसिफाइज द मिनिमम थिंग्स। उसके ऊपर हर एक नॉट कंपनी, हर एक कंट्री ने उनके खुद के एक्ट भी बनाए हैं, कंपनी भी बना सकती है, हर एक कंट्री ने, मतलब जैसे इंडिया का है, यहाँ पे यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इंडिया का जो एक्ट है, मैं आपको लिखती हूँ, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, और उसके बहुत सारे अभी अपडेशंस हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऐसे बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी करके जो स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें ये सारे एक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं अंडर द सब्जेक्ट साइबर लॉस। ठीक है, सो साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एस्टेब्लिश हो गया था 2000 में। तो अभी आप बोलोगे अभी तो इतने अलग अलग साइबर फ्रॉड आते हैं, तो 2000 वाला एक्ट सब कवर पाता है क्या? यस, ये कवर पाता है, कर पाता है, क्योंकि उसमें सेक्शंस ऐड कर दिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारी जो हमारी इंडियन एक्ट है नॉर्मल, ठीक है, जैसे मर्डर का है, कोई चोरी का केस है, तो उसको नंबर दिया है, सेक्शन 420 इज जनरली कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड केस, तो ऐसे सारे इसके नंबर है। तो यहाँ पे भी सेक्शंस है अलग अलग चीज़ों के लिए, कि अगर हम किसी का सिर्फ डेटा स्टील करें तो क्या होता है, किसी का फाइनेंशियल हार्म करेंगे तो क्या, कौन सा एक्ट है वगैरह, वो सब सेक्शंस में मेंटेन किया है। तो जैसे ये हमारा इंडिया का एक्ट है, कैलिफोर्निया का खुद का भी एक्ट है, CCPA एक्ट है, देन ये एक पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी एक्ट है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, सैंपल एक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो ऐसे ये जो सब है, इट कम्स अंडर दिस एक्ट, के जो यूरोपियन कंट्रीज को एप्लीकेबल है। ओके, अगर आप USA में जाओगे, USA का खुद का एक एक्ट है, जापान में जाओगे, जापान का खुद का एक्ट है, इंडिया में इंडिया का खुद का एक्ट है, सो दे हैव टू फॉलो दिस रेगुलेशंस। और अगर किसी मतलब जैसे उस रूल में लिखा XYZ रूल लिखा है, और वो आप या तो आपसे या फिर या तो कंपनी से ओबे नहीं हुआ है, तो फिर केस बन सकता है। इसलिए उनको रेगुलर विजिट्स करना पड़ता है, जो लॉयर का फर्म है उनसे भी, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी उनका रेगुलर विजिट होता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। और ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा विजिट नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि क्लाउड वेंडर ने हमें बोला है कि ये 10 चीज़ें हम देने वाले हैं, और उसमें से उन्होंने 8 ही चीज़ें दी, 2 चीज़ें दी नहीं, इसमें कस्टमर का लॉस हो सकता है। एंड ऑलवेज द लॉ इज विद कस्टमर्स, के कस्टमर के साथ कोई भी मतलब जो बोल सकते हैं इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम तो क्लाउड की यूजर्स है, क्लाउड के कस्टमर्स हैं, नॉर्मली भी इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो कस्टमर्स होते हैं ना, जैसे आप भी कस्टमर हो कॉलेज के, तो आपके साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तो रेगुलर विजिट्स होता है। एंड कहीं अगर इनजस्टिस हो रहा है, तो आप भी केस कर सकते हो कि ये अकॉर्डिंग टू रूल ये नहीं हुआ है, ये स्पेसिफाई किया था, ये प्रोविजन में स्पेसिफाई किया था, ऐसे बहुत सारे टाइप पे केसेस होता भी है। ये अगर ये फॉलो नहीं किया है तो कई कई कॉलेजेस में होता है, लेकिन ये जनरली मतलब बहुत कम होता है, क्योंकि हमें भी मालूम है और कॉलेजेस को भी मालूम है दैट ये फॉलो करना ही पड़ता है। बट अगर ये विजिट्स नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये मे बी ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं भी हो सकता है। इसलिए
सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका रेगुलर विजिट्स बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस भी ज़रूरी है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये एक्चुअली सेपरेट पॉइंट है आपके सिलेबस में। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो इसका शॉर्ट नोट थियरी के एग्जाम में इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। व्हाट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट? तो आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है शॉर्ट में बताओ। एसएलए बोलते हैं इसको, क्या कॉमन है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो एसएलए इन क्लाउड कंप्यूटिंग भी सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे, इंटरेक्टिव थोड़े से। ओके, थोड़ा सा बोरिंग कंसेप्ट है बट इट इज रियली नीडेड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ आप में से कोई ना कोई डेफिनेटली क्लाउड का जो बोल सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्लाउड का ही नहीं, जनरल कंप्यूटर का कोई ना कोई तो हर एक बैच में बनता ही है। आगे जाके कहीं ना कहीं आपका खुद का कंपनी हो भी सकता है। छोटा छोटा कंपनी तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ये क्लाउड ने हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। सो यू शुड नो दिस दैट व्हाट इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इवन 5 to 10 का, क्योंकि हमारे इंदिरा के जो जहाँ पे मैं प्रीवियस कॉलेज में थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनका खुद का कंपनी, छोटा छोटा कंपनी है, एस्टेब्लिश किया है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्ट टाइम में वो ऐसा छोटा छोटा कंपनी भी उन्होंने सेट किया है। सो यू शुड नो दिस। ओके, तो अगर आपको आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, किसी को अगर बनना है, छोटा सा उनका कंपनी करना है, बाद में ऑफ कोर्स वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, सो यू कैन जस्ट थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है एंड कैसे हम हमारा खुद का छोटा सा कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। सो सर्विस लेवल एग्रीमेंट का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक जस्ट व्हाट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, एंड फिर आप ये थोड़ा सा उसमें बता दो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है और उसको कैसे फॉलो किया जाता है, एंड फॉलो किया है कि नहीं वो कैसे चेक किया जाता है बाय दिस एक्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस एक्ट बिकॉज दिस इज आवर इंडियन एक्ट। आईटी एक्ट बोलते हैं इसको शॉर्टली, अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको दिखेगा आईटी 2000 के, आईटी एक्ट 2000। तो जो साइबर लॉज सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ये सारे ही लॉज होते हैं, इसलिए उसका नाम साइबर लॉज है। एक लॉ पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। आप, ऐसा नहीं होता है कि हमने चलो हम इंडिया में रह रहे और हमने इंडिया का ही एक्ट पढ़ लिया, इनफ हो गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वी आर, जब हम क्राउड बोलते हैं और एंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं, हम ग्लोबल रीच के, लाइक एंटायर वर्ल्ड से आपके क्लाइंट है और एंटायर वर्ल्ड से आप किसी का सर्विस भी ले सकते हो। तो अगर आपका यूएसए का कोई कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का आपने लिया हो, AWS is also not Indian company, तो AWS है and you are the customer, so you must follow the USA Act as well as Indian Act, दोनों का मर्जिंग आपको करना चाहिए। इसलिए आपको मल्टीपल लॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप ले रहे हो वो सिक्योरिटी, सॉरी वो सर्विस, तो वो कंपनी का कंट्री का एक्ट अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है। इसलिए ये तो थोड़ा जनरल दिख पता है कि कौन से एक्ट होते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे मिनिमम 20 to 25 एक्ट्स होते हैं। okay? जो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द नेम्स एटलीस्ट। एंड जब भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके हिसाब से फिर आपको वो एक्ट देखने की ज़रूरत है। शॉर्ट में उसका, अगर आप लॉयर वगैरह बताते हैं सब, जब कंपनी इस्टेब्लिश करोगे तो ये सब चीज़ें आती है एसएलए। ओके, तो ये क्या चेक करते हैं, कंप्लायंस स्ट्रैटेजीज। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि यूजीसी का अगर विजिट होता है तो वो देखेंगे कि यूजीसी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। पुणे यूनिवर्सिटी का अगर, जिसको एलआईसी विजिट बोलते हैं, तो वो चेक करेंगे पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले वो चेक करते हैं कि हमारा सिलेबस उनके हिसाब से है कि नहीं और उतना सब कवर होता है कि नहीं। दे डायरेक्टली टेक द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, देन दे डायरेक्टली टेक द फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स को सिलेबस का इतना समझता नहीं, बट वो बोलेंगे कि फीस कैसा है, आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है कि नहीं, जो टोटल फीस है वो कितना है, फिर ये टोटल फीस जो है वो वर्थ है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। जब क्लाउड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब क्लाउड पे हम आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी है कि नहीं। जैसा मेरा मेल कोई और एक्सेस नहीं कर पा रहा है विदाउट माई पासवर्ड, इसलिए मेरा मेल पे मैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी रखती हूँ, आप भी रखते हैं। बहुत सारे लोग अभी आजकल क्लाउड पे ही सब डेटा जाता है, आपका फोटोज वगैरह डायरेक्टली मोबाइल का कनेक्शन आप देते हो, एवरी वन विल्स। क्यों देते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटी ब्रेक हो सकता है, बट अगर हम थोड़ा सा रूल्स फॉलो करेंगे तो ये ब्रेक भी नहीं होगा। थोड़ा सा उसमें, लेकिन हमें क्या बोलते हैं कि हमें अलर्ट रहना पड़ता है। सो सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज फॉलो होता है कि नहीं। मतलब अगर मैंने लेट्स से कि AWS का सर्विस लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है, मशीन लिया है, स्टोरेज लिया है, तो ऑफ कोर्स मेरे कंपनी का कुछ डेटा मैं स्टोर करूँ, मेरे लैपटॉप में सब नहीं होगा।
तो 1000 मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा खुद का कोई फिजिकल ऐसा लोकेशन नहीं, कंपनी का वर्चुअल है। ठीक है, मैं घर बैठे बैठे ले रही हूँ, बाकी के सब लोग भी घर बैठे बैठे ले रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई ना कोई सर्वर पे मैंने स्टोर किया है। कौन से सॉफ्टवेयर्स मैंने लिए वो स्टोर किया है। सेकेंडली मैंने स्टोर किया है कि जिस भी कस्टमर्स का हमने काम लिया है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो वो हम देख रहे हैं कि मतलब उसका डेटा हमने स्टोर किया है। तो ये डेटा कहीं लीक हो रहा है कि नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग दी सर्वर्स ऑफ AWS। तो ये सर्वर्स हमारे सामने नहीं है और ना ही हम कंप्लीटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। इसका जो मेन प्रोवाइडर है वो है AWS। तो AWS के पास उसका पूरा एक्सेस है। सो AWS उसका रॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आता है हमारा डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज में। भले ही वो हमें फाइनेंशियल हार्म ना करे, बट हमारा पर्सनल डेटा भी लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। और ये सब पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइंड है ना। आप अगर देखोगे समरी ऑफ IT एक्ट 2000, अगर ऐसे कभी डाला आपने कि व्हाट एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइप्स के क्या बोलते हैं कि पॉलिसीज है उसमें, सेक्शंस कौन से, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मुझे भी मालूम नहीं था कि इतने सारे मतलब प्रोविजंस है उसमें। अगर आपका भी कोई डेटा कोई और लेता है, मान लो कि आपका पेन ड्राइव है और आपने कहीं भूल गए हैं, तो और वो पेन ड्राइव किसी को मिल गया, ठीक है, भले ही वो किसी को मिल गया, मतलब बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटली मिल गया, उसने पर्पसली नहीं लिया, लेकिन वो पेन ड्राइव में आपका डेटा है, काफ़ी कुछ डेटा है, उन्होंने कॉपी कर लिया। चाहे वो आपका डेटा खुद का हो, आपने जो कलेक्ट किया हो, आपका नोट्स हुआ हो, ठीक है, जो कहीं और नहीं है, मतलब आपने गूगल से लिया हुआ डेटा कॉपीड है तो उसको आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ नोट्स आपने प्रिपेयर किया और उसने वो कॉपी किया, तो भी वो अगेंस्ट एक्ट है। इतना छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है, जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, उसका समरी करके आप गूगल करो, देन यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली क्या क्या है। एंड एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो दिस, एवरीवेयर दिस अटैक्स आर हैपनिंग, साइबर अटैक्स। मैं भी खुद 2 बार फंस चुकी हूँ इसमें। मेरा डेटा भी गया था 2 बार, मेरा याहू का मेल जो है वो पूरा गया, ठीक है, और एक्सेस हो गया था, और बाद में मुझे एक्सेस नहीं हो रहा था, फिर वो मैंने कैसे को भी करके ऐसे ही मैंने हेल्प लिया किसी का, फिर वो कर दिया। फाइनेंशियली भी मुझे 2 बार हो गया था, ये साइबर फ्रॉड मेरे साथ हो गया था, 2 नहीं 3 बार हो गया था। तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर होके भी मुझे मालूम नहीं था। देन आई सर्च अकॉर्डिंगली, एंड देन एक साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट ही था, तो उसने ये मेरा थोड़ा सा केस सॉल्व करके दिया था। फिर उसी ने मुझे बताया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। इस चीज़ों के लिए भी आप मदद ले सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं, साइबर पुलिस की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। ओके, नॉट एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दिस। ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन ऑल्सो टीच एंड दिस क्रिएट दिस अवेयरनेस। क्योंकि क्लाउड में भी ऐसा होता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा डेटा क्लाउड पे है जो हमारे सामने नहीं है। सबसे पहला तो आपके मोबाइल का डेटा है, आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके वीडियोस है, और फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेके क्या क्या नहीं कर सकते लोग, इसलिए ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस कम्स अंडर दी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। वो फाइनेंशियली करेंगे ऐसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसा वो जो हीरोइन है हमारी रश्मिका मंदाना, उसके साथ हुआ था। कोई दूसरा ही वीडियो था और उसका फेस लगाया गया था डिप से एल्गोरिदम से। ठीक है, फाइनेंशियली तो उन्होंने तब नहीं किया था, मे बी बाद में करने वाले होंगे, बट वो एल्गोरिदम से उन्होंने किया था एंड वो ओपन हो गया। तो वो कोई भी वीडियो पे आपका फेस लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो दैट डजंट मीन कि आप मतलब पुलिस की मदद नहीं ले सकते। इन दिस केस ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइबर पुलिस, बिकॉज यू आर storing your data onto the cloud, and cloud provider must give you डेटा प्रोटेक्शन सर्विस। सबसे पहले वो देना ही जरूरी है, जो उनका मेन सर्विस है, जैसे स्टोरेज है वो तो मिलना ही चाहिए। स्टोरेज सर्विस है मतलब आपको एक्सेसिबल है 24/7। ठीक है, 99.9 बोलते हैं, क्योंकि कभी तो ऐसा हो सकता है दैट सर्वर इज बिजी एंड यू आर नॉट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। ऑफकोर्स हमें 100% टाइम मिलता है क्योंकि रिप्लिकेशन है, बट दे ऑलवेज स्पेसिफाई 99.9, 99.9999 ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, 11 टाइम्स वो 9 होता है। दैट मीन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा वो डेटा, क्योंकि वो रेप्लिकेशन करते हैं, अलग अलग सर्वर पर स्टोर करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा रात को 2 बजे या 4 बजे भी ओपन करके आप देखोगे, जो आपके गूगल के क्लाउड पे डेटा स्टोर है, तो भी आपको मिलता ही है। ठीक है,
So all this comes under data protection policies. Then रेगुलर कंप्लायंस ऑडिट्स, ओके। और वो जब विजिट करते हैं तो ये सब ऑडिटिंग होता है, जैसे सीए है तो वो मनी का ऑडिटिंग करते हैं, कितना आया है कितना गया है, सब अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट कितना है। जैसे आप मतलब कॉलेजेस का भी हमारा ऑडिट होता है, आपके कॉलेज का भी डेफिनेटली ऑडिट हुआ होगा, तो सब कुछ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो आपका फीस कितना है, स्टाफ का सैलरीज कितना है, विजिटिंग है तो उनका पर हेड कितना है, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का कितना है, क्लास 3 एम्प्लॉयज़ का कितना है, एवरी, ठीक है, एवरी मनी रिलेटेड थिंग्स वो चेक करेंगे, कितना आया कितना गया। वो बैलेंस चेक करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है, ये इतना ही क्यों है, एक कॉलेज के लिए एक क्लास के लिए इतना पैसा कम है, एक के लिए ज़्यादा है, सब कुछ चेक करते हैं और कुछ भी डाउट निकाल सकते हैं उसमें। तो ऐसा ही यहाँ पे रेगुलर विजिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट्स उसको बोलते हैं। ऑडिट ऑडिट मतलब वो चेक करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आके विजिट करेंगे और इतना इतना दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दे विल चेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मान लो कि AWS का S3 सर्विस लिया है, स्टोरेज एज अ सर्विस, ठीक है। जो सर्विस नेटफ्लिक्स भी यूज़ करता है सिंपल उनके स्टोरेज के लिए, प्लस उनका AWS का जो RDBMS का एक सर्वर है उनका, वो उनका भी सर्विस लिया है। सो दे विल चेक कि उनका जो वीडियोस है, ठीक है, अगर वो वीडियोस लीक हो रहा है तो दैट कम्स अंडर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, तो वो सबसे पहले चेक करेंगे। सेकंडली वो चेक क्या करेंगे कि उनका रेगुलर विजिट ऑडिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। मतलब नेटफ्लिक्स अगर यूज़ करता है तो नेटफ्लिक्स का तो ऑडिट नहीं होगा, बट अमेजन का अगर ऑडिट होगा तो अमेजन ने कितना सर्विस उनको दिया है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिया है कि नहीं। तो नेटफ्लिक्स और AWS दोनों ही ये कंप्लायंस कॉल कर सकते हैं, एंड वो चेक करेंगे कि जितना AWS ने बोला है उतना दिया है कि नहीं। मान लो कि वो उधर उन्होंने 700 आवर्स फ्री दिया है, तो 700 आवर्स के बाद ही उनका बिलिंग लगा है कि नहीं, या 700 के पहले ही लगाया। पर आर उन्होंने 5 रुपीज़ का चार्ज मेंशन किया है सर्विस SLA में, और वो ले रहे 5.1, मतलब एक थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो भी नहीं चलेगा। वो चेक करेंगे वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द SLA और नॉट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी practices. Okay, so conduct regular audits to ensure compliance with relevant regulations. Okay, okay, regulation मतलब एक्ट जो हमने ऊपर देखा था। रिलेवेंट रेगुलेशन का मतलब है मान लो कि नेटफ्लिक्स है और ये आपका AWS है, दोनों USA का, तो दे मस्ट फॉलो USA एक्ट फर्स्ट एंड देन दिस बेसिक एक्ट, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। दिस इज बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, क्योंकि अगर मतलब जब क्लाउड में क्या होता है ना, या फिर साइबर लेवल में ऐसा होता है, साइबर सिक्योरिटी में ऐसा होता है कि हम जब एक्सेस करते हैं, साइबर का मतलब ही इंटरनेट होता है एंड क्लाउड भी इंटरनेट पे चलता है, इसलिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट साइबर सिक्योरिटी में भी है। साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट जो स्टडी करते हैं उनको भी ये स्टडी करना जरूरी होता है, और आपको भी जरूरी होता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज द मेन एक्ट अंडर विच द रिमेनिंग एक्ट्स आर। सो इफ दे आर इन सेम कंट्री, दे मे नॉट फॉलो दी मतलब कोई और कंट्री का लॉ फॉलो नहीं कर सकते, तो USA का एक्ट होना चाहिए सबसे पहले, बट ऑन द बेसिस ऑफ GDPR एक्ट, सबसे पहले तो GDPR एक्ट होगा एंड देन USA का, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का एक्ट होता है। सो दे विल चेक अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एवरीथिंग इज गोइंग वेल और, ठीक है। तो वो एक्ट में लिखा रहता है कि क्या सर्विस देने वाले हैं और उसके हिसाब से दिया है कि। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, तो मैंने जो आपको बोला कि आप थोड़ा सा सर्च करो, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टडी कंप्यूटर स्टूडेंट यू शुड नो दिस एंड यू कैन अवेयर द अदर पीपल के जिनको कंप्यूटर नहीं आता है आपके घर में, जिनको कंप्यूटर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन मोबाइल मोबाइल फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन तो सब यूज़ करते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस आप दे सकते हो, एंड दिस इज़ इन आवर हैंड एज अ CS स्टूडेंट, CS टीचर। इसलिए मैंने आपको बताया कि लाइक थोड़ा सा वो सर्च करो, सबको बताओ कि भी आपको आपका डेटा ऐसे से सेव करना है, या फिर ऐसे ऐसे आपको उसको सिक्योर करना है। बेसिक थिंग्स एटलीस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं रहता है। सो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय दी कंप्लायंस, मतलब वो जो कंपनी का विजिट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन से, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, तो उनका थर्ड पार्टी रहता है, दिस पीपल या फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्रॉम दी नो AWS, इट इज़ नॉट फ्रॉम नेटफ्लिक्स। अगर हम AWS और नेटफ्लिक्स के SLA के बारे में बात करेंगे, उनका कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड पार्टी बोलते हैं उसको, थर्ड बोलते हैं थर्ड पार्टी कंप्लायंस, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग देते हैं फिर एम्प्लॉयज़ को, जैसे मेरी कंपनी है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, तो
मेरे कंपनी को भी वो ट्रेन करेंगे, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेन करेंगे लाइक हाउ द डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड एंड हाउ दे कैन इंक्रीज द प्रोटेक्शन। ओके, मतलब जैसे ओपन किया है कोई सर्वर तो उसको क्लोज भी करना चाहिए, पासवर्ड उसका रेगुलर चेंज करना चाहिए वगैरह वगैरह। दिस आर द बेसिक थिंग्स आई एम टेलिंग, ऑफ कोर्स दे टेल द एक्स्ट्रा थिंग्स। सो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, देन डेटा सब्जेक्ट राइट, दैट मीन्स जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सेस, जो अभी तक हमने बात की थी जनरल, तो अभी डेटा एक्सेशन में अगर उन्होंने कुछ हमें नहीं दिया है या फिर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस नहीं हो रहा है कि डिलीट हो रहा है हमारा डेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप है, ठीक है, और मैं कहीं भूल आई हूँ और मैंने उसका लॉग ऑफ भी नहीं किया था, या फिर आप भी आपका लैपटॉप भूला है, उसको लॉग ऑफ नहीं किया और आप 5-10 मिनट के लिए बाहर गए, कोई और आया किया, उसने देखा और उसने आपका पूरा डी कोलन या फिर लेट्स से सी कोलन का जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल है वो डिलीट किया, डेस्कटॉप का कोई फाइल डिलीट किया, तो उस पर केस बन सकती है, बिकॉज दे शुड नॉट delete your data, this is your private data and they are access, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, even if they are deleting it is also against the act, you can make a case on that। okay, correction in personal data, आपने आपका डेटा है उसमें आपने कुछ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा है और उन्होंने वो चेंज करने की कोशिश की है, तो भी ये बोल सकते हैं कि उनको कोई भी एक्सेस नहीं है, दैट मीन्स उनको ना वो चेक कर सकते, ना वो चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना एक्सेस, ना डिलीट, ना एडिट कर सकते। करेक्शन मतलब एडिटिंग, तो वो आता है आपका डेटा सब्जेक्ट राइट्स। सो दिस ऑल्सो नो शुड नॉट हैपन। तो ये सब होता है आपका कंप्लेंट्स। सो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज इश्यूज। okay? समझ में आ गया सबको एसएलए और उसका कंप्लायंस विजिट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? यस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हेलो, ओके, समझ में आ गया सब आपको एसएलए के बारे में? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट आवर सेकंड यूनिट विल बी कंप्लीटेड। इश्यूज, बेसिकली इश्यूज तो बहुत सारे हैं क्लाउड में। ओके, क्लाउड में सबसे पहला मैंने जो आपको बताया था कि इश्यूज हमने देखे हैं, आई एम जस्ट गिविंग द ब्रीफ ऑफ दैट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला जो इशू आता है हमारा वो है सिक्योरिटी, ऑलवेज रिमेंबर। सेकंड इशू आता है परफॉर्मेंस इशू, मतलब जब हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा होता है बहुत बार कि हमने कितना भी वो पॉलिसी लिया है, कितना भी हमने एडब्ल्यूएस का लिया है, एडब्ल्यूएस इज ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, बट इंट्रूडर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इंट्रूडर मतलब जो थर्ड पर्सन होता है, और जनरली यही लोग फ्रॉड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एडब्ल्यूएस उनको तो बिजनेस उनका रन करना ही है, हमें भी हमारा बिजनेस रन करना है, तो दे विल ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी विल ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट स्टिल कभी ना कभी आपका सिक्योरिटी ब्रेक हो सकता है बाय थर्ड पर्सन। ठीक है, सो ये होता है आपका फर्स्ट इशू। सेकंड इशू होता है परफॉर्मेंस, कि उन्होंने आपको दिया भी है कि हम इतना इतना परफॉर्मेंस देंगे, आपका जो होगा 5 सेकंड्स के अंदर आपका जो है मशीन आपका कनेक्ट होगा वगैरह वगैरह, स्टिल सर्वर अगर आपका बिजी है, सारे ही सर्वर बिजी है, पीक टाइम है, तो इशू आ सकता है, वो आता है आपका परफॉर्मेंस इशू। ये सेकंड मतलब ये दो हाई इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसके बाद सोशल इश्यूज है, लीगल इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। तो हम बात करने वाले हैं अभी गवर्नमेंट इश्यूज के बारे में। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के इसमें क्या इश्यूज आते हैं? सो इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया है। ठीक है, सिलेबस में पॉइंट लिखा इश्यूज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, विच मीन्स क्या क्या इश्यूज आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जब हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत क्लाउड गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज करते हैं क्या? यस, एज अ इंडियन इंडियन citizen we are always using some things about our गवर्नमेंट का कोई ना कोई पॉलिसी हम यूज़ करते ही है। आप लोग ही नहीं, हम कैसे यूज़ करते हैं? हम तो हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट का सर्विस ले रहे हैं, हम इंटरनेट को पे कर रहे हैं, बट ये इंटरनेट कैसे चल रहा है? ये इंटरनेट भी चल रहा है ना, तो वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चल रहा है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम, याद पता नहीं है मुझे, बट जैसे कोविड के बारे में, कोविड के बाद चाइना के कुछ ऐप्स डायरेक्टली हमारे इंडियन केस में बैन हो गए थे, वो रन ही नहीं हो रहे थे। तो ऐसा कब होता है? और सारे ही ऐप चल रहे हैं एंड सिर्फ चाइना के ऐप जैसे टिकटॉक वगैरह नहीं चल रहा था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो गवर्नमेंट का पॉलिसी था, एंड हम कितना भी एक्सेस करेंगे तो इंडिया के बाहर बाहर हम उसको एक्सेस कर सकते थे, बट
नॉट इन इंडिया। तो वो क्यों हो गया? क्योंकि ये जो इंटरनेट का भी लाइंस जाता है ये इंडिया के थ्रू ही जाता है। हम कितना भी अभी वायरलेस उसको एक्सेस करें तो भी ये कहीं ना कहीं वायर्ड नेटवर्क होता है। ये डायरेक्टली भी हम डायरेक्टली दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो वी आर टेकिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो अगर आप मान लीजिए कि AWS आपका vendor है and AWS is just assume AWS is from China, you can't take the policy if our country is refusing it। कोई भी XYZ कंपनी का आप सर्विस ले रहे हो and if your government, that means in which country you are working, अब लेट्स से इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया है वो कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, यू कांट टेक दैट एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट पॉलिसीज कम्स इनटू द पिक्चर। इसलिए वो पॉइंट है, स्पेशली वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। सो गवर्नमेंट पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, क्योंकि क्लाउड का मतलब ही इंटरनेट और हम सब इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का एक्सेस कर रहे हैं। बट जैसे अगर चाइना के, कभी हम पाकिस्तान का सर्विस नहीं ले रहे, कभी हम मान लो कि इटली का सर्विस नहीं ले रहे, अगर अभी तो नहीं है बट अगर कभी हमने बैन किया तो हम उसका सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। सो दिस पॉलिसीज कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। कभी कभी MOU भी सैंक्शन हो सकता है कि AWS, मान लीजिए कि USA और इंडिया के बीच में कुछ MOU हो गया है और उनका जो सर्विस है हमें काफ़ी उसमें बेनिफिट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, सो वी कैन टेक यूजिंग दैट पॉलिसी। सो ये सब आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? सबसे पहला है डेटा सॉवरनिटी। ओके, तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं? लोकल डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। मेनी कंट्रीज mandate their certain types of data, especially personal and sensitive data, must be stored within the national borders. Okay, this can complicate the use of global cloud computing service। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी गवर्नमेंट का वेबसाइट कर रहे हैं, मान लीजिए कि महाराष्ट्र का जो है लेट्स से डैम्स है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन है और उनके लिए कुछ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर बनाते समय हमने क्या किया, गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, हमारा खुद का नहीं है, फिर कोई दूसरा क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा है, ये तो हमारे गवर्नमेंट का डेटा है, इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे, AWS को भी बोल सकते हैं लाइक दिस सर्वर्स मस्ट बी इन इंडियन बॉर्डर्स। ठीक है, इसका सर्वर कहीं और नहीं होना चाहिए। AWS तो पूरे वर्ल्ड में वर्क होता है, उनका मान लो कि एक सर्वर जो है वो पाकिस्तान में भी है, एक सर्वर चाइना में भी है, एक सर्वर USA में है, एक सर्वर इंडिया में भी है, एक या दो तीन सर्वर हो सकते हैं। तो एक मान लीजिए मुंबई में है, एक बैंगलोर में है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि जो भी उनका रेप्लिकेशन करना है वो इंडिया के ही इसमें है। तो जियोग्राफिकली ये सर्वर्स है ही, लेकिन फिर इतने अलग अलग डेटा सेंटर्स क्यों है? जैसे इंडिया के इसमें बहुत सारे डेटा सेंटर्स रहते हैं, जैसे मुंबई के इसमें डेटा सेंटर है गूगल का, ये देन बैंगलोर में है, ये देन आई थिंक दिल्ली के अराउंड भी है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे। सो ये इतने फिर एक ही कंट्री में इतने क्यों है? ये इसी पर्पज़ के लिए है, क्योंकि इंडिया में भी तीन जगह पे अगर हमने किया तो सो दैट वी कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, दैट एटलीस्ट गवर्नमेंट पीपल कैन एक्सेस दैट डेटा, दिस इज नॉट फॉर जनरल डेटा, जनरल पीपल। सो इसमें इतना परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा, बट इसमें सिक्योरिटी का जितना बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है एंड दिस सिस्टम मस्ट बी हाईली सिक्योर। तो यहाँ पे मुझे वो हमारे नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, इंडिया की बॉर्डर के अंदर, मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं वो उसको स्टोर करना है। तो इसको बोलते हैं लोकल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। लोकल मतलब नॉट ऑन आवर मशीन बट इन आवर बॉर्डर्स। अगर हम महाराष्ट्र के डैम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि नहीं, महाराष्ट्र के ही लोकेशन के सर्वर पे आपको ये स्टोर करना है, नॉट इवन आफ्टर आउटसाइड दी महाराष्ट्र, देन वी मस्ट फॉलो दैट। तो इसके लिए मुझे वो गवर्नमेंट का पॉलिसी देखना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड एटलीस्ट कोई ऐप्स वगैरह डेवलप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या फिर उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपको ये नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही स्टोर करना होता है। दिस मस्ट बी स्टोर। भले USA हमारा जो है फ्रेंड कंट्री माना जाता है, बट अभी फ्रेंड कंट्री है, पहले तो नहीं था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके मतलब वहाँ पे भी हमें स्टोर नहीं करना है। ठीक है। सो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र। तो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर मतलब अगर AWS जो ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये अगर हमने उनको स्पेसिफाई किया है कि महाराष्ट्र के अंदर स्टोर करना है एंड इफ दे आर स्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र, इफ दे आर स्टोरिंग इट और आउटसाइड कंट्री का, आउटसाइड कंट्री तो अलाउड ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा है। बट अगर हमने स्पेसिफाई किया है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के बाहर मतलब अगर वो दिल्ली के सर्वर में भी स्टोर करते हैं तो भी ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कंप्लायंस में ये सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक, सो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द रेगुलेशन। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, अगर उनको पता चल गया तो इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ दिया जाता है। ओके, देन कॉम्प्लेक्सिटी इन दी कंप्लायंस, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है ये रेगुलर विजिट्स में। तो मतलब वो प्रॉब्लम में आ सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ये अलाउड ही नहीं है। देन यहाँ पे भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं सेंसिटिव इशू है। ओके, दिस अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडिया का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी वो फॉलो ही करना होगा, इंडिया के गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो ही करने होते हैं। सारे ही कंट्रीज में ये होता है, इसलिए उसका भी मतलब एक रेगुलर कंप्लायंस होता है। एंड दे चेक दिस थिंग्स जो अभी हमने सिंपल एग्जांपल बताया। So diverse regulatory frameworks organization must comply with the multiple regulations such as GDPR. Okay, as I told you, GDPR is the base uh, act या फिर law, okay, in Europe countries. Okay, then HIPAA जो law है that is applied to USA, United States and उसके जो छोटे छोटे countries है वो, जैसे CCPA एक्ट होता है वो कैलिफोर्निया में। ओके, देन फ्रीक्वेंट अपडेट्स, जो भी हम सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर रन करें उसके रेगुलर अपडेट्स हो रहे कि नहीं। AWS भी ऐसे ही नहीं देता है आपको, AWS के साथ उसका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी मिलता है, तो उसका रेगुलर अपडेट मिलता है कि नहीं। ओके, सो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। देन रिसोर्स अलोकेशन। ओके, रिसोर्स अलोकेशन जो है वो कहाँ से रिसोर्सेज मिल रहा है, मतलब अगर इंडिया का वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, सर्वर तो एक बात हो गई, उसके अलावा हमें और कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लग रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहा है, तो वो विद इन बाउंड्री मिल रहा है या आउटसाइड बाउंड्री मिल रहा है। यूएसए हमारा फ्रेंड कंट्री है तो वहीं से मिल रहा है कि नहीं, एनिमी कंट्री से नहीं मिलना चाहिए, तो ये सब चेक किया जाता है। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी और नॉट, तो ये भी देखा जाता है। देन साइबर सिक्योरिटी मैंडेट्स, मैंडेट्स मतलब उसका क्या बोलते हैं एक रूल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट के जैसा ही होता है, जैसे ई मैंडेट का बैंकिंग में होता है। तो हम हमारा ईएमआई जानना चाहिए, ये हम उस पर एग्रीमेंट करते हैं, एक छोटा सा एग्रीमेंट करते हैं, मिनी एग्रीमेंट के जैसा होता है। तो साइबर सिक्योरिटी के भी एग्रीमेंट्स होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट का डेटा है, सो यू मस्ट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। ओके, सो उसके हिसाब से अगर आपका कंसर्न्स मतलब इश्यूज, तो नेशनल सिक्योरिटी, so if you are storing the information outside the country, any intruder is accessing the government issues, government data, then it is against the national security, so that also comes under the cyber security mandates। Okay? then mandatory incident reporting, कोई भी इसमें डेटा ब्रीचेस होता है। डेटा ब्रीचेस मतलब देखो कि आपका जो इंफॉर्मेशन है कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है, सो उसको बोलते हैं डेटा ब्रीचेस। लीक हो सकता है डेटा आपका, सो they may not create the financial harm, but if they are stealing the data, okay, without your permission, उसको बोलते हैं डेटा ब्रीचेस। डेटा आपका जो है आपके परमिशन के बिना वो डेटा लीक हो रहा है, सो ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये डेटा आपका लीक हो रहा है, so you can again make a case against them, so that comes under mandatory incident reporting। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीकेशंस क्या है उसके। एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स, सो ऑर्गेनाइजेशंस को बोला जाता है कि उनको इंक्रीज करना है उनका सिक्योरिटी लेवल्स, सॉफ्टवेयर उनको अपग्रेड करना होता है या फिर सॉफ्टवेयर चेंज करना होता है। हाई कॉस्ट वाला भी दे सकते हैं या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं। रिस्क ऑफ पेनल्टीज, और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया है तो इम्प्लीकेशन मतलब उसके क्या बोलते हैं एक्शंस बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बताऊँ इम्प्लीकेशन से एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कॉलेजेस में भी ये कम्पिटी का विजिट होता है। सो मान लीजिए कि यूजीसी का विजिट हो गया एंड दे हैव ऑब्जर्व दैट आवर कॉलेज इज नॉट फॉलोइंग दी फी स्ट्रक्चर रूल, मतलब बोल दिया जाता है कि 10,000 ही लिया जाएगा और 15,000 एनी हाउ दे आर टेकिंग 15,000 इंस्टॉलमेंट वगैरह करके ले रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट रूल, तो वो हमें फाइन कर सकते हैं, हमें पेनल्टी पे करना पड़ता है। और ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस को पेनल्टी पे करना पड़ा है, हुआ है ऐसा केसेस। सो यहाँ पे भी वही है, तो उनको भी पेनल्टी पे करनी होती है इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इश्यूज हमारा इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन। सो मार्केट एंट्री बैरियर्स, क्या इश्यूज आ सकते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट
अगर हमें क्या बोलते हैं कि लिमिटेशन दिया है हमारे सॉफ्टवेयर स्पेस में, इनोवेशन नया सॉफ्टवेयर नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल कि क्लाउड का सर्विस हमने लिया है, एआई बेस्ड अगर कोई सर्विस है, तो अगर AWS इज नॉट फॉलोइंग दैट, सो दैट आल्सो कैन बी अगेंस्ट द रूल। सो उसको हम बोल सकते हैं मार्केट एंट्री बैरियर्स। स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड होता है आपके SLA में। अगर SLA के हिसाब से, SLA मतलब क्या होता है इसमें, मैंने बताया आपको कि पहले तो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स और बिलिंग इतना नहीं है, क्या क्या सॉफ्टवेयर देने वाले हो, क्या स्टैंडर्ड का देने वाले हैं, और उसमें बताया है कि रेगुलर अपडेट्स देने वाले हैं कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कितना है। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है, सो अगेन दैट कम्स एज अ स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर ये कमिटी के मतलब वो गवर्नमेंट ने हमें देख लिया है, फिर जो थर्ड पार्टी कमिटी है वो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है दैट दिस इज नॉट फॉलोइंग, सो अगेन उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इनोवेशन हर्डल्स, okay, and consolidation of market power, so they have to follow this against the you means by using this rule, okay, and innovation hurdle they have to no give this innovative softwares according to the agreement, अगर उन्होंने agreement में specify किया है तो definitely उनको देना ही पड़ता है, okay. Then government surveillance and privacy, next issue is सर्वाइलेंस। गवर्नमेंट सर्वाइलेंस मतलब जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसका रीच कहाँ पे है, कहाँ तक है। आप मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट का वेबसाइट डेवलप नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट है, बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही क्या है कि हमारा जो सर्वर है वो भी कंट्री के बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली गवर्नमेंट का डेटा नहीं है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट they can specify. So government surveillance and privacy. So some governments have that laws, okay, that allows extensive surveillance. Surveillance का मतलब है जो आपको नजर देता है, बोलते हैं ना CCTV सर्वाइलेंस, उसकी नजर है हमेशा उसका एक कंटिन्यूस उसका रेगुलर ऑडिटिंग की जैसा है, या फिर उनको वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, एंड हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड एंड वेयर दिस डेटा इज स्टोर्ड, on what is the way to store this data, in which server they are using a server storing it, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, आर्काइव फॉर्म में स्टोर किया जाता है, आर्काइव फॉर्म में स्टोर किया तो फिर उसका लीक होने का चांसेस कम होता है, तो ऐसे यहाँ पे पॉलिसी देखा जाता है। देन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्ट, मतलब whether they are having the transparency or not, okay, so between the cloud providers and their customers, ओके, मतलब उन्होंने जो बोला है वही दिया है कि नहीं, जैसे आपने आपको अगर कॉलेज ने बोला है कि इतना इतना आपका फीस है तो उतना ही लेना चाहिए, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 ही इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए, उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे हमारा टीचिंग का शेड्यूल होगा, ऐसे ऐसे हमारे मार्क्स होंगे, ऐसा ऐसा हमारा असेसमेंट होगा, ये छोटी चीज़ें बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज केस में भी। तो वहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मतलब वहाँ पे ट्रांसपेरेंटली और ट्रस्ट के अंडर ये लॉ वो ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। Same thing applies to the cloud users. Customers मतलब cloud users and providers, that means cloud vendors. अगर ये नहीं फॉलो कर रहे तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं उसके? डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स, सो अगेन जो फर्स्ट वाला हमने बताया था, एंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑपरेशंस, तो उस लॉ के हिसाब से आपको ग्लोबल ऑपरेशंस पे फर्क पड़ सकता है, मतलब अगर आपने उनके हिसाब से किया नहीं तो मैं ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोज USA का कोई मिलेगा ही नहीं, कोई कस्टमर ही नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड दैट रूल्स, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर उन्होंने रूल्स लगाए तो, ठीक है। सो ये इम्पैक्ट होता है इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल्स, ओके। देन पब्लिक सेक्टर क्लाउड एडॉप्शन, तो इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट मतलब हम जो परचेस कर रहे हैं क्लाउड का सर्विसेज, ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर, okay, offering the compliance with specific standards and certifications। तो उन्होंने बोला है कि ये स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करने वाले हैं, ये सर्टिफिकेशंस देने वाले, इतने सपोज आपने 1 साल का वो एग्रीमेंट है, ओके, तो ये देने वाले, वो सर्टिफिकेशन देने वाले, इतना कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब रेगुलर विजिट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का वगैरह वगैरह, एंड इफ दे आर नॉट गिविंग दैट, ठीक है, तो वो अगेंस्ट रूल माना जाता है। प्रोक्योरमेंट मतलब हम जो एग्रीमेंट परचेस करने वाले हैं उसके रूल्स, ओके। देन डेटा सॉवरेनिटी, ओके। देन ये आता है आपका जैसे हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, के डोमेस्टिक मतलब लोकल, डोमेस्टिक क्लाउड प्रोवाइडर्स का जो होता है
अगर आपका जो डेटा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका कोई भी टाइप का डेटा है, नॉट जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। सो ये जो मैंडेट होता है, तो जो मैंडेट मतलब एग्रीमेंट है। सो गवर्नमेंट may prefer or mandate मतलब वो कंपल्सरी कर सकता है द यूज ऑफ डोमेस्टिक क्लाउड प्रोवाइडर्स टू इंश्योर डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब सिक्योरिटी के एंड कंट्रोल ओवर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये कंपलसरी किया, जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे वो महाराष्ट्र के बाहर के सर्वर के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र में रहना चाहिए। या फिर इंडियन के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी आप डेवलप करोगे इफ रिस्पेक्टिव कस्टमर इज फ्रॉम इंडिया आगे, तो उनका जो सर्वर है वो कंपलसरी इंडिया में ही लोकेटेड होना चाहिए। तो ऐसा कभी पॉलिसी आ सकता है, बहुत सारे इसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट के इसके लिए तो है ही, बट प्राइवेट के लिए इसके लिए भी आ सकता है। सो इफ दे आर स्पेसिफाइंग दैट, ऐसे कुछ कंपनीज कंट्रीज में है, जैसे जापान वगैरह है उसके इसमें है ऐसा, जर्मनी में भी ऐसा है। तो ऐसा रूल यहाँ पे भी आ सकता है। सो यू हैव टू फॉलो दैट। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस, सो दे हैव टू फेस द implications. Okay, market opportunities. Variable policies can create opportunities for cloud service providers to enter or expand into the public sector market. तो उनको वो अप्लाई करना होगा एंड that means they have to give that service, okay, which is written in the agreement. देन कंप्लायंस बर्डन, उनको अगर वो कंप्लायंस भी फॉलो नहीं कर रहे तो उनको कंप्लायंस फॉलो करना होता है, कंप्लायंस बर्डन पे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला है कि यूजीसी का रेगुलर विजिट होना चाहिए, एंड आपको भी दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को भी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे तो किसी इसका विजिट नहीं हो रहा है, ना ही नैक कमिटी आया है, ना ही एआईसीटी आया है, कोई भी नहीं आया है। सो आप भी पूछ सकते हो, लाइक भाई नैक कमिटी इज नॉट देयर, आपने तो आपके ब्रोशर में लिखा था नैक रेगुलर नैक विजिट इज देयर, रेगुलर यूजीसी विजिट इज देयर, एंड इफ इट इज नॉट फॉलोइंग दैट, ठीक है, तो आप वो कंप्लेंट कर सकते हो। तो किसको करना चाहिए, उसका थर्ड पार्टी होती है, ओके, या फिर आप डायरेक्टली नैक को भी कंप्लेंट कर सकते हो, एंड दे कैन मेक द कंपल्शन ऑफ दिस, सो कंप्लायंस बर्डन, सो दे कैन मेक द कंपल्शन फॉर दिस ऑडिट्स और फॉर दिस विजिट्स। ओके, सो ये होता है आपके इश्यूज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर उनके मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर इन जनरल ऑल्सो। सो इफ दे आर belonging to the respective country, they must follow that particular country rules, in simple words. So the conclusion is what, like government policies play a crucial role, okay, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हम ग्लोबल एक्सेस करते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी एक्सेस होता है, गवर्नमेंट का डेटा लीक होने का बहुत सारा चांसेस है। इवन इफ हमारा प्राइवेट डेटा है, हमारे कंपनी का डेटा, वो यूज़ करके कोई दूसरे कंट्रीज भी उसमें कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली करते हैं ये। जो रिसेंट अटैक थे उसके बारे में आपने देखा होगा, उसमें गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं था, बट स्टिल वो डेटा लीक हो गया है हमारा, ड्यू टू जस्ट दैट लीक इट हैड्स हैपेंड, जो अभी हुआ था पहलगाम में। सो ये चीज़ें होती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। सो ये इसका समरी बोल सकते हैं, while they aim to protect data privacy and enhance the security and ensure the compliance, this policy also introduce the challenges related to the data sovereignty, मतलब हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए, एक सिक्योर जगह पे होना चाहिए, and regular complexity cyber security mandates innovation barriers. So this is what is the summary. Okay, so organizations and cloud service providers must navigate these issues carefully and take the benefits of cloud computing providers and their services, and also the ensure the compliance and maintain the operational efficiency. And effective strategies include staying informed about the regulatory changes, हमें उसका रेगुलर कंप्लायंस करना चाहिए, नहीं हुआ है तो हमें उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से कंप्लेंट करके या फिर केस रजिस्टर करके हम उसके रेगुलर विजिट्स कर सकते हैं, ले सकते हैं, सो दैट सो एज टू इंश्योर दिस स्मूथ रनिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग systems. This is what is the summary. Are you all getting this? Yes, understood. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। ओके, सो आप बताइए कि आपको कब टेस्ट चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली विल डिसाइड द डेट। ट्यूसडे चलेगा, कल एक दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आज आपको नोट्स सेंड करती हूँ मैं,
नहीं होगा 2 दिन में, फिर आप बताइए, क्योंकि ये जो मार्क्स है आपका फाइनली इसमें ऐड होगा इसलिए इसे बोल रही हूँ क्योंकि पहले वाला भी एमसीक्यू टेस्ट हो गया है, अब ये सेकंड एमसीक्यू टेस्ट है। देन थर्ड और फोर्थ का मुझे अभी तक मालूम नहीं, बट ये दो का तो मैंने लिया है, इतना तो मेरे पास था, 2 यूनिट्स तो दो का है, उसमें से बेस्ट एक लिया जाएगा, दैट मे बी योर फर्स्ट असेसमेंट। तो आप बताइए मुझे डेट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।